घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। कितना इस प्रश्न का आंसर होगा? भाई संजय नहीं होगी उनकी क्लास, ठीक है? आ जाओ जरा ध्यान से समझो, ठीक है? आइए जरा। द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बताइए कितना आंसर होगा सभी साथी। तो बड़ा ही सिंपल यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। कल भी बताया था, ये आप देख सकते हैं आरआरसी ग्रुप डी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो आपके पेपर अलग अलग शिफ्टों में हुए थे उसमें आए हुए क्वेश्चन है रेलवे के। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन जब भी पूछा हो, परसेंटेज चेंज इन एरिया किसी भी आकृति का पूछा हो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 एक ही वैल्यू दे रखी है, तो इसी को ही 2 बार रिपीट कर दो। वृद्धि हो रही है तो दोस्तों इस प्रश्न को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा? 50 और 50 100 और 5 गुणा 5 25, 125 प्लस का यानी 125% की वृद्धि। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। एक और तरीका इस प्रश्न को करने का, रेशियो मेथड। 50% मतलब 1/2 होता है, 50% मतलब 1/2 होता है मेरे दोस्त। तो अगर भुजा पहले 1 थी, घन की प्रत्येक भुजा पहले 2 थी, पहले भुजा 2 थी और अब 1 बढ़ गई, यानी बाद में कितनी हो गई? पहले 2 थी, 1 बढ़ गई, बाद में 3 हो गई। तो पहले भुजा अगर 2 थी तो आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। बाद में भुजा आयतन नहीं, सॉरी एरिया, एरिया का अगर जब भी रेशियो की बात करेंगे तो एरिया स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 भाग में। और बाद में अगर भुजा 3 हो गई तो उसका एरिया कितने भाग में हो जाएगा? 9 भाग में। एरिया में स्क्वायर करते हैं और क्षेत्रफल में वो वॉल्यूम में क्यूब करते हैं। तो कितना बढ़ गया? 4 से 9 गया, 5 की वृद्धि हो गई। भाई 5 की वृद्धि 4 से हुई है तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 125%। 5 की वृद्धि 4 से, 5 बढ़ गया 4 से, 125% मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगर वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज पूछता तो आंसर कितना होगा? अगर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन दोस्तों मेरे पूछता तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं बेटा, आप जा सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो किसी को जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते। कितना इस प्रश्न का आंसर होगा? बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों? सभी साथी आंसर बताइए, कितना इस प्रश्न का आंसर होगा? जय हिंद भाई, सभी का वेलकम है, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े, बताइए। देखिए दोस्तों, एक क्यूब की प्रत्येक किनारे की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो? दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से समझिए। 50% मतलब 1/2, यानी पहले अगर उसकी भुजा कितनी थी? 2 थी, अब बाद में हो गई 3। तो आयतन की बात करें तो आयतन होता है क्यूब, यानी आयतन होगा 8 भाग में, बाद में आयतन हो जाएगा 27 भाग। कितने की वृद्धि हो गई? 19 की वृद्धि हो गई। 19 की वृद्धि कहां से? 8 से। कितने परसेंट की 19 की वृद्धि? कहां से? 8 से। तो यह आ जाएगा आपका कितना? 1900/8। सॉल्व कर लो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो अब जाहिर सी बात है पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, और 2 से केवल ये दोनों ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा 237.5%। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, प्रारंभिक आयतन अगर 100 है, प्रारंभिक आयतन 100 है तो 3 बार वृद्धि की जाएगी। 3D आयतन मतलब 3D, 3 बार इफेक्ट पड़ेगा। तो 50% की वृद्धि 3 बार, है ना? 3 बार, 3 बार 50% की। अगर क्षेत्रफल में करते तो क्षेत्रफल में 2 बार। तो फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा मेरे दोस्तों? 15 का क्यूब होता है 3375, 100 से भाग देंगे 1 के बाद दशमलव, तो फाइनल बाद में जो वॉल्यूम आया वो इतना आ गया, यानी 100 से इतना बढ़ गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई? इतने की वृद्धि हो गई। तो ये भी तरीका अच्छा है, आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से करिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन आपके देख रहे हैं रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? जल्दी से मेरे दोस्तों आंसर बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है x और y बराबर नहीं है और z 0 से बड़ा है, और यहाँ पर x प्लस z का होल स्क्वायर अनुपात y प्लस z का होल स्क्वायर समानुपात y x अनुपात y है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a भी 0 से बड़ा है और इस प्रकार है कि ऐसा दे रखा है। दोस्तों आपने अगर अनुपात समानुपात पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है। तो बाहर वालों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। AD बराबर BC सबको पता है, हाँ या ना? AD बराबर BC। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान प्रश्न। इधर देखिए, मेरी बातों को समझिए, कुछ नहीं करना, बाहर वालों की गुणा बराबर बीच वालों की गुणा करके आपको लिख देना है। भाई इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा z है a प्लस b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस z का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, ठीक है? अब बराबर इन दोनों की गुणा, इसका होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz। देखिए सिंपल क्या किया मैंने, इसका होल स्क्वायर खोल दिया और इसका होल स्क्वायर खोल दिया। अब क्या होता है? बाहर वालों की गुणा बराबर बीच वालों की गुणा, वो कौन सा? अब गुणा कर दो अंदर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस, अब एक मिनट मेरी बात को समझना, मैं थोड़ी चीजें आपको समझाऊं। जब आप इसकी इससे गुणा करोगे तो 2xyz आएगा, इसकी इससे गुणा करोगे 2xyz आएगा, तो 2xyz से 2xyz तो कट जाएगा, तो आप उसको लिखो ही मत। ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि z स्क्वायर को इधर ले आओ, z स्क्वायर को इधर ले आओ मेरे दोस्त, और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। तो यहाँ से z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे y माइनस एक्स, और यहाँ से xy कॉमन ले लेंगे y माइनस एक्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इससे ये कट जाएगा z स्क्वायर बराबर xy। और यहाँ पर अगर आप देखें बाहर वालों
की गुणा बराबर बीच वालों की गुणा, ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई। तो यहां से और यहां से आपको कुछ समझ में आया? भाई यहां पर आप देख सकते हैं ये भी y एक्स वाई के बराबर है जेड स्क्वायर, यहां भी एक्स वाई के बराबर है ए स्क्वायर। अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो z और a आपस में बराबर आ जाएंगे, z और a आपस में बराबर आ जाएंगे इन दोनों की तुलना करने पर, है ना। तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, a का मान z होगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। और आप देख रहे हैं आजकल लेवल की बात करें, आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, आजकल आपको ये नहीं सोचना कि ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हुए तो आसानी आएंगे, हलवाई आएंगे। अब वो जमाने चलेगा बेटा जब ग्रुप डी के पेपर में हलवा क्वेश्चन आते थे। अब आपको मेहनत अच्छे लेवल की ही करनी पड़ेगी, तभी आप पेपर भी क्वालिफाई कर पाओगे। समझ में आ रही है? आ जाओ, मेरिट दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से मेरे साथ में। सुबह 8 और शाम को 9 बजे आपकी जो क्लास होती है, इस क्लास को रोका नहीं जाएगा, कंटिन्यू ये क्लास चलती रहेगी, आप मेहनत करते रहो बस, ठीक है। आइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा सभी साथी बताइए, बहुत ही बढ़िया। निम्न में से किसे संख्या 0.335 और 35 के ऊपर बार को P अपॉन Q के रूप में दर्शाया जा सकता है? ये वाली बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा है, दशमलव के बाद सभी संख्याओं के ऊपर बार है तो उतनी बार नीचे 9 आ जाएगा। ये बात तो आपको मैंने कई बार बता रखी है। जैसे दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9, दशमलव के बाद दो संख्याओं के ऊपर बार है 2 बार 9। लेकिन दशमलव के बाद लिमिटेड नंबर पर बार, जैसे यहाँ पर केवल 3 और 5 पर ही बार है, लिमिटेड नंबर पर बार है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, मैंने क्या कहा था, इसका मतलब होता है, इसका मतलब जिसके ऊपर बार होता है वो बार बार रिपीट हो रही होती है। तो केवल 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था, पूरी संख्या में से जो शैतानी नहीं कर रहा, जो रिपीट नहीं हो रहा, उसको हटा दो, उसको सजा मत दो। ये वाली बात मैंने बताई थी। और अपॉन में बार वालियों के लिए पहले भी 9 ले रहे थे, जितनी के ऊपर बार था, बिना बार वाली के लिए 0। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 32। कितना आंसर हो जाएगा इसका? पूरी संख्या में से, पूरी संख्या में से, पूरी संख्या में से क्या आंसर हो जाएगा? 332/990। 332/990। मतलब आपको क्या करना है, पूरी संख्या में से, पूरी संख्या में से जो बेचारा शैतानी नहीं कर रहा है उसको सजा मत दो, जो रिपीट नहीं हो रहा था उसको हटा दो। बार वालियों के लिए 9, बिना बार वालियों के लिए 0। 332/990, है ना। ये वाली बात मैंने तुम्हें शायद कल मैंने बताया था, रेलवे के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होता है। ये वाले क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं, बार वाले आते ही आते आपके पेपर में। इस प्रश्न का आंसर बताइए, कितना आंसर होगा जल्दी से सभी साथी बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कितना इस प्रश्न का आंसर होगा। गुड मॉर्निंग सभी साथियों का वेलकम है। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा जल्दी से। बेटा हर चीज आसानी से नहीं मिल जाती है ना, कभी कभी मेहनत भी करनी पड़ती है। समझ में आ रही है कुमार जी, बाल मुकुंद कुमार, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको करना ही पड़ता है। अब हर चीज हलवा नहीं होती, और मेरी ये आदत भी नहीं है मैं आपको हलवा खिलाऊं, क्योंकि पेपर में हर तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आपको मैच कराना है कि कैसा आपका पेपर आएगा। मैं चाहूं तो इतनी ट्रिक्स होती है मैथ्स में, केवल ट्रिकी क्वेश्चन कराऊं, आपको भी बड़े मजे आएंगे, आपको भी बड़े मजेदार तरीके से पढ़ा रहे। लेकिन पेपर में खाली ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। आइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों। पूरी संख्या में से जो बेचारे शैतानी नहीं कर रहे हैं, जिनके ऊपर बार नहीं, उन्हें घटा दो। बार वाली के लिए 9 और बिना बार वालियों के लिए 0। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 635/900। काफी सारे बच्चे 635/900 आंसर दिए। इसको सरल भी कर सकते हैं, 5 से काट के मौज कर दिए भाई साहब, बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी सारे क्वेश्चन जितने भी आज के सेशन में, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए सभी साथी। राधे राधे भाई, वेलकम है आपका भी। जितने भी साथी जुड़े सभी साथियों का वेलकम है इस क्लास में। बताइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो। बेटा आप इस सेशन को करते रहो, दिल्ली पुलिस नहीं, यूपी पुलिस नहीं, जितने भी एग्जाम आपके कॉम्पिटिटिव होते हैं ना, सभी एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है तो बस रेलवे में ही आएगा, समझ रहे हो। कॉम्पिटिटिव मैथ सेम ही होती है लगभग। आ जाओ जरा इस प्रश्न को देखते हैं मेरे दोस्तों। 33 से जो संख्या कटेगी वो 3 और 11 दोनों से कटेगी, ये वाली बात सबको पता है। और कोई संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिजिट सम या तो 3 से कटे, या तो अंकों का योग 3 से कटे, जैसे 5 और 2 7 और 8 15, 3 से कट रहा है 15। या फिर आप सेट बना के भी काट के देख सकते हैं, है ना। सेट बना के भी काट के देख सकते हैं। तो 5 और 2 7 8 15, यानी 3 से तो ये कट रही है, 11 से कट रही है क्या? अब 11 का रूल क्या होता है? 2 के पेयर बनाओ इधर से, सीधे हाथ से 2 के पेयर बनाओ, ठीक है। ये 2 अकेला रहेगा, 0 बना के 10 का भी पेयर। अब 11 से भाग दो इसको, देखो कितना आसान तरीका है। 2 शेष बचेगा, 11 चौक 44 प्लस का 6 शेष बचेगा, 11 सत्ते 77, कितना 3 से, तो 6 3 9 2 11 प्लस का 11, और 11 को 11 से भाग देंगे तो 0 शेष। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन, यही आंसर है। यही है मेरे दोस्तों जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। ये 3 से भी कट रही है, ये 11 से भी कट रही है, आंसर इस प्रश्न का ये हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दूं, सभी साथी मेरी बात को समझिएगा। ये कहूं कि इसको 11 से भाग दो और बताओ कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। बताओ ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, और इसको 11 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा? 11 से भाग देने पर इसको शेष क्या मिलेगा? पहले तो ये बताओ 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। ये डी वालों को मुर्गा बनाओ, बिल्कुल। आइए जरा इस प्रश्न का आंसर बताइए, कितना इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रेम भाई मुझे नहीं पता है ना, और कोई बताता भी नहीं है अपनी बात, तो
ये तो जब भी होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है ना। आ जाओ जरा, इस प्रश्न का आंसर बताओ कितना आंसर होगा, जल्दी से आइए जरा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? नहीं कटेगी, बिल्कुल शिवाकांत कह रहे नहीं विभाजित होगी। अब भैया विभाजित नहीं होगी है ना, विभाजित नहीं होगी तो 11 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? दोस्तों निंजा टेक्निक मैंने आपको शॉर्ट में भी अपलोड की थी, दो दो के पेयर बना देते हैं, दो दो के 11 दूनी 22, 7 भी शेष बच रहा है, 11 तिया 33 माइनस 4 भी बच रहा है। तो भाई देखो किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, 11 दूनी 22, एक तो प्लस का 7, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, एक माइनस का 4, दो शेष प्राप्त होते हैं। हम नियरेस्ट वाला चूज करते हैं, प्लस का 7 भी लेकर आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए समीप वाला जो रिमाइंडर होता है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस 4 लिया, 7 भी ले सकते हो प्लस का, 11 कम 11 प्लस का 2, 11 निम्न 11 88 प्लस का 5, 11 99 माइनस का 6 भी ले सकते थे, 11 दूनी 22 माइनस का 2, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 गया, और ये आ गया 5 में से 4 गया 1 प्लस का 1, यानी 1 शेष आ रहा है। 1 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी लोगों ने इस प्रश्न का आंसर 1 सही दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे हैं, और आई होप आपको चीजें भी समझ में आ रही होंगी। किसी को अगर समझ में ना आए तो बता देना, बताइए सभी साथी इस प्रश्न का आंसर दीजिए और मेहनत करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, समय बहुत कीमती है, स्वार्थी बनो, जहां ज्ञान बट रहा है वहां से लो। समझ में आ रही है बात? यही जिंदगी का सच्चाई है, स्वार्थी तो बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर बंदा स्वार्थी होता है, तुम्हें भी बनना पड़ेगा। तो जहां पे ज्ञान बट रहा हो वहां से लो, जहां से चीजें समझ में आ रही है, लेकिन आप चीजें समझ ही नहीं रहे हो, आप फालतू का टाइम वेस्ट करो, तो उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आप इस चीज को समझिए, ठीक है। तो मेहनत करो, फालतू टाइम वेस्ट ना करो, सेशन पर ध्यान दो। बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना हो जल्दी। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप दे रखी है, तो ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है, सभी को पता है भाई, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बच्चे बच्चे को बात पता है, तुम तो बड़े हो गए। चौथा कोण के मान लो, 360 में से इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 125 और 55 180 हो जाएगा, और 180 और 110 290 हो जाएगा, 290, तो 70 आ रहा है क्या आंसर? 70 डिग्री आंसर है। हलवा था ये तो बिल्कुल हलवा प्रश्न था। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अच्छा मुझे बताना, षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? सभी अंतः कोणों का योग, इंटरनल एंगल्स का सम, षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? बताना जरा सभी साथी, षटभुज के बताइए। हेक्सागोन के सभी इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा? हेक्सागोन के सभी इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा? ठीक है, तो बिना आप एक ही चीज बार बार करे पड़े, इसलिए आपको कर दिया होगा, ठीक है। तो आप इसमें परेशान मत हो, ठीक है, और पढ़ाई करो। देखो मैंने फिर कहा कि आप मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे, दूसरों का भी करोगे, तो फिर मुझे या मेरी टीम को ये करना पड़ेगा, समझा करो बात को। आओ जरा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आंसर आ रहे हैं षटभुज के, देखो किसी भी पॉलीगन के, मैं आपको बता देता हूँ, पॉलीगन के लिए, किसी भी पॉलीगन के, बहुभुज के लिए, बहुभुज, अरे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, ये सब बहुभुज ही तो है। बहुभुज मतलब पॉलीगन जिनकी एक ऐसी आकृति जिसकी कम से कम 3 भुजाएं होती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, क्लोज शेप्ड होनी चाहिए। तो ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, ये सब क्या है? पॉलीगन है। और इसके किसी भी पॉलीगन के सभी इंटरनल एंगल्स का सम, अंतः कोणों का योग निकालने की जो निंजा टेक्निक होती है, n-2 into 180 डिग्री, n-2 into 180 डिग्री, जिसको ना पता बाबू डायरेक्ट याद रखो, n-2 into 180 डिग्री, n-2 into 180 डिग्री, यानी 6 - 2 गुणा 180, तो यह आएगा 18 चौक 72, 720 डिग्री आएगा मेरे दोस्त, 720 डिग्री आएगा। अंतः कोण निकालने का फॉर्मूला, चतुर्भुज का 360 क्यों होता है? चतुर्भुज का 360 क्यों होता है? देखो 18 दूनी 36, त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का योग 180, 3 - 1 1 1 गुणा 180 180। दोस्तों समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं ये तो बात हो गई इसकी, षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा? बता सकता है कोई? षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा? अब जब बात आ गई है तो मैं इसके बारे में सब कुछ बता देता हूं आपको। जब पॉलीगन की बात आ गई है तो इससे रिलेटेड जितने भी कंडीशन बन सकती हैं वो सब आपको मैं बता देता हूं। बताइए मेरे दोस्तों, षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा? जल्दी से, षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा मेरे दोस्तों? सभी साथी आंसर बताइए, कितना आंसर होगा? जल्दी से सभी साथी आंसर बताइए, षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? बताइए, षटभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? नहीं, कितना होगा? यहां पर षटभुज के, अरे 120 डिग्री वालों, देख रहे हो माउंटेन ड्यू की बोतल सिर पे पड़ेगी तुम्हारे अभी। 120 डिग्री, किसी भी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री या 2 पाई होता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा, बाह्य कोणों का योग हमेशा, एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा किसी भी पॉलीगन के 360 डिग्री होता है। याद रखना ये वाली बात। अगर मैं कहूं षटभुज के सभी विकर्णों की संख्या कितनी होगी? षटभुज के सभी विकर्णों की संख्या कितनी होगी? सभी विकर्णों की संख्या कितनी होगी? कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? कोई बताएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स?
बताइए जल्दी से, षटभुज के सभी विकर्णों की संख्या मेरे दोस्त कितनी होगी? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? षटभुज के सभी विकर्णों की संख्या कितनी होगी? बेटा षटभुज एक ऐसी आकृति होती है, षटभुज 6 भुजाएं दिख रही हैं, इसमें टोटल कितने विकर्ण खींचेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कोई खींच रहा है? बताओ कितने खींचेंगे इसमें? बता सकते हो आप लोग कितने खींचेंगे? दोस्तों हो सकता है कोई ना कोई रह रहा हो, है ना, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा करने में। जैसे चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचते हैं? 1 2। चतुर्भुज में तो आप तुरंत खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नो, सभी विकर्णों की संख्या के लिए आपको अगर डायरेक्ट ध्यान रखना है, विकर्णों की संख्या के लिए n-3/2, n-3/2। जैसे चतुर्भुज में कितने? 4। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 4, तो ये आएगा तो, है ना। षटभुज में 6, भुजाओं की संख्या कितनी है? 6, तो कितने आ जाएंगे विकर्ण? 2 3 6 और ये 3 3 9। n-3/2, n-3/2 याद रखिएगा, n-3/2, n-3/2 ये डायरेक्ट आपको ट्रिक याद रखनी है। किसी भी बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या n-3/2। तो मैंने 3 चीजें बताई, अंतः कोणों का योग n-2 × 180, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री, विकर्णों की संख्या n-3/2। बच्चे याद रहेगा आपको ये तीनों चीजें? क्लियर है? क्लियर है सभी को, है ना? क्लियर है सभी को? आइए इधर, ठीक है, आइए इधर। चलिए आइए मेरे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कितना होगा, ध्यान से समझिए। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। राजू वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? सारे क्वेश्चन रेलवे के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने आपके रेलवे में एग्जाम्स, क्योंकि आपका अगर रेलवे का एग्जाम है दोस्तों, चाहे आप आरपीएफ, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, चाहे आप एएलपी टेक्नीशियन, जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं लेटेस्ट में। तो जल्दी अभी आप 2022 में जो लास्ट टाइम ग्रुप डी में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, और भी रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चन, वो मैं लेकर आया हूं ताकि आपका लेवल भी मैच हो सके। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो? जितेंद्र भाई मैं ऑलरेडी आप बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि वो यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएंगे और ऐप के कोर्स शायद कंप्लीट करें, है ना। तो अब ये बात बार बार अब आप लोग पूछे जाएंगे, और कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे, क्या, उस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है भाई, क्योंकि कोई अपने बारे में इतनी नॉलेज बताता नहीं है। और मेरा काम भी है यहाँ पर, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें ये एक वो रहती है उत्साहित, तुम इतने वो रहते हो कि हाँ ये है वो है। मेरा काम है यहाँ पर पढ़ाना, और मैं अपना काम बखूबी कर भी रहा हूँ, है ना। काफी सारे बच्चों को पसंद भी आ रहे हैं, काफी सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो कभी नहीं सुधर सकते, है ना, तो उनको फिर इग्नोर ही करना बेहतर है। तो क्वेश्चन ऑप्शन से करने में सेकंडों में उठाते हैं। वाई ऑप्शन, वाई ऑप्शन। देखिए अगर राजू भाई अगर 38 साल के मान लो, तो 30 साल बाद राजू भाई की आयु कितनी होगी? 68। और 4 साल पहले राजू की आयु कितनी होगी? 4 साल पहले राजू की आयु कितनी होगी दोस्तों? 34। 4 साल पहले राजू की आयु उससे 4 साल पहले की आयु की दुगनी है। 4 साल पहले की आयु की दुगनी है, तो 4 साल पहले आयु कितनी होगी इसकी? 34, इससे दुगनी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 38 ही आंसर। तो आप देखिए राजू की वर्तमान उम्र अगर 38 है, कह रहा है राजू की 30 वर्ष बाद वाली जो आयु है वो उसकी 4 वर्ष पहले की आयु की दुगनी होनी चाहिए, बिल्कुल हो रही है भाई, 38 इस प्रश्न का आंसर। सर बेसिक से कैसे करेंगे? राजू भाई वर्तमान में मान लेते हैं x वर्ष के हैं, x मत मानो, x से काफी लोगों को नफरत होती है, के मान लेते हैं ना। कई लोग कहते हैं सर x मान के मत कराओ, तो तुम के मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 वर्ष बाद राजू भाई की आयु कितनी होगी वर्तमान में? के इतनी होगी। और 4 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी? इतनी होगी। 4 वर्ष पहले की आयु की दुगनी होगी। यहाँ से आप दोस्तों 30 वर्ष बाद राजू की आयु 4 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है, के का मान निकालोगे 38 ही आएगा। दोस्तों बेसिक से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, और अगर एज रिलेशन का क्वेश्चन आए, है ना, तो आपके ज्यादातर चांस रहते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन को करने के। जैसे और भी मैं एज रिलेशन का क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये भी आपका रेलवे में आरआरसी ग्रुप डी में ही आया हुआ क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन आपके आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कह रहा है ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु का 4 वर्ष बाद बी की आयु से अनुपात 2:1 है। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु का अंतर क्या हो? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए इस प्रश्न को करने की सभी साथी। बताइए सभी साथी, बताइए सर मैं न्यू हूं, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का वेलकम है इस क्लास में, सभी साथियों। अब ये क्वेश्चन कौन इस प्रश्न का आंसर बताएगा, हम देखते हैं। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर क्या होगा? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु 4 वर्ष बाद बी की आयु से अनुपात दे रखा है। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, तो ए की वर्तमान आयु 7x और बी की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अरे ए की वर्तमान आयु 7x और बी की वर्तमान आयु 3x हो जाएगी। 4 वर्ष पहले ए की आयु हो जाएगी इतनी, भैया 4 वर्ष पहले इतनी, 4 वर्ष बाद बी की आयु इतनी, 4 वर्ष बाद बी की आयु इतनी। इन दोनों का अनुपात कितना है? 2:1 है। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, हो गया क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 6x और ये 8, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों x बराबर 12, x बराबर 12, तो a की आयु 12 7 84 और 12 3 36। x का मान अगर 12 रख दें, x का मान 12 रख दें,
है ना। तो कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36। अब कह रहा है एक ही 4 वर्ष बाद एक ही आयु, 4 वर्ष बाद एक ही आयु और 4 वर्ष पहले भी की आयु 32। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो इन दोनों का अंतर 56 साल होगा, 56 वर्ष होगा मेरे दोस्त। तो समझ में आ गया सभी को। कोई भी दिक्कत किसी को हो तो तुरंत बताएं। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब तक आपको मेथड नहीं आएगा, वही बात है, हर चीज हलवा नहीं होती है मेरे दोस्त, हर चीज हलवा नहीं होती है। अगर पेपर में सारी चीजें आसान आ जाएंगी तो सभी क्वालिफाई कर लेंगे, सभी की नौकरी लग जाएगी। लेकिन नौकरी किन की लगेगी? जिनको बेसिक भी आते होंगे, जिनको ट्रिक भी आती होंगी, जिनको सभी चीजें आती होंगी। तो आपको समझना है सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक और सिंपल सा प्रश्न आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों ये रहा। सभी साथी ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया तरीके से माँ की लाडली काजल, काम्या धोली, बहुत ही बढ़िया नीलू, रविचंद्र यादव, वाह बिल्कुल सभी साथी, संगीता राव आपने भी सही आंसर दिया, चंद्रेश, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर यहाँ पर आ रहे हैं सभी साथियों के, बढ़िया। बताइए इस प्रश्न का 20 और 28 दो संख्याएं जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। सभी साथी ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए दोस्तों। आप सभी को मैं एक बात बताता हूं, बचपन कई लोग पता है क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, फिर इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर इनका गुणनफल करेंगे। अरे दोस्तों बचपन का प्यार तुम भूल जाते हो। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बचपन का प्यार है यार, इतना बचपन में ये फॉर्मूला यूज किया है। तो अगर कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताओ तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर आंसर मिल जाएगा। ये नहीं कि पहले एलसीएम निकाले फिर एचसीएफ निकाले फिर उनकी गुणा कर रहे। बचपन का प्यार लगा दो, बचपन का फॉर्मूला लगा दो, 140 धूली बेटा धुल जाओगे। समझ में आ रहा है? गलत आंसर दे रहे हो बताओ। बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी साथियों ने बढ़िया तरीके से। 560 इस प्रश्न का सही आंसर, बहुत बढ़िया बेहतरीन। बिल्कुल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वली होता है मल्टी प्रोडक्ट के, बहुत ही बढ़िया। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए सभी साथी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। अभी इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पूछ रहा है भाई साहब। जो इन संख्याओं का गुणनफल होगा वही आंसर हो, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। अब इन संख्याओं का गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आ रहा है, 0। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 0? अरे यूनिट डिजिट से हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई का अंक 0 है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई का अंक 0 है। बड़ा सिंपल और सटीक क्वेश्चन, आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा सभी साथी। और डेली आपकी मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों, आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो डेली सुबह 8 बजे, डेली रात में 9 बजे जो आपकी क्लास डेली चलेगी, है ना। कोशिश करूंगा संडे को भी क्लास लो, सैटरडे को भी क्लास लो, प्रत्येक दिन, क्योंकि आपका एग्जाम कुछ ही समय बाकी है। जो रेलवे की आपकी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आपको पता है चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में खुशखबरी मिलने की बहुत संभावना है। तो अपनी तैयारी अभी से लगातार करते रहिए। बैच भी ले सकते हैं दोस्तों, कोई भी। आप देख रहे होंगे नीचे पट्टी चल रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, अनेक यूपीएसआई, अनेक बैच, अनेक जो अपकमिंग है ना, अपकमिंग एग्जाम्स है, उनकी तैयारी आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ जुड़कर। तो यहाँ पर ए आंसर दिया है रोहित ने, ए आंसर दिया मेरे भाई रोहित ने, एक ने। चलो आ जाओ जरा ध्यान से देख, सभी साथी ध्यान से समझिए, ए आंसर देने। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाँ या ना। इसका कट सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है, हाँ या ना। ये 3 फॉर्मूले। शंकु यानी कोन यानी बट्टे वाली कैप, कैसा होता है कोन? बट्टे वाली कैप कैसी होती है? ऐसी होती है, ये शंकु होता है। ये बट्टे वाली कैप, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये आर होती है। अब इस प्रश्न में आयतन पूछा है मेरे दोस्तों 1/3
पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। अब पाई का मान 22/7 रख लो, खुद ही कह रहा है ये पाई का मान। आर की वैल्यू दे रखी है कितना, आधार की रेडियस, रेडियस सा है यार ये रेडियस, आधार की रेडियस कितनी है 21, आधार की रेडियस कितनी है 21। दिक्कत आ रही है ऊंचाई में, ऊंचाई कितनी होगी। अब कई लोगों ने 28 रख दिया यहाँ पर, ये सुधरेंगे थोड़ी ना, अरे होशियार हो। कई लोगों ने 28 तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 28 और यहाँ पर आर की वैल्यू 21, यहाँ पर एच निकालना पड़ेगा तुमको। जो लोग ये आंसर दे रहे हैं कुटेंगे मेरे हाथ से, ये वो वाले होंगे 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है देखूं जरा, इन्होंने ऐसे आंसर दिया है क्या, 3 11 88। हाँ अच्छा, इन्होंने ये वाली कॉन्सेप्ट लगा दिया कि ये ऑप्शन 11 से कट रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। बेटे ये ऑप्शन आंसर ये 99% आपका सही होता है, लेकिन सब में सही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। कब समझोगे बात, एग्जामिनर ऐसी तो तुम्हें बना देगा, आधे लोग ये आंसर दे दिए, बताओ कितनी गलत बात है। आ जाओ जरा दोस्तों, इस प्रश्न में आपको h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लंब निकालना पड़ेगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट तो कोई होती नहीं है ना, ट्रिपलेट 7 24 25 तो होती है, लेकिन ये ट्रिपलेट तो होती नहीं है। अब इसमें निकालना पड़ेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आएगा 7√7 7√7, ऊंचाई आएगी 7√7। इस बात से ये बात तो समझ में आ गई, 7 से 7 गया 3 7 3 21 कि आंसर में √7 आएगा, ये तो समझ में आ गई, या बी है या डी है। अब देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखना जरा सभी साथी। इकाई का क्या आ रहा है, 7 दूनी 14 का 4, 4 एकम 4, मतलब इकाई का अंक 4, समझ में आई बात। ये 7 है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक निकाल लो। 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 4 आएगा। तो दोस्तों ये 4 वाला आंसर है, सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा। किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया, बताइए किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात। मैं एक्स नहीं मानता, के और सभी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 360। तो यहां पर यार सिंपल सी क्वेश्चन थी, 3 के बराबर ये हो जाएगा 240 और 80 आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही हलवा कहेंगे, मतलब आ जाओ जरा, इस क्वेश्चन को कौन करेगा, मजा आ जाएगा जो भी बालक इस प्रश्न का आंसर देगा। मैं देखना चाहता हूं कौन बालक इस प्रश्न को करेगा, बहुत ही दोस्तों ऑप्शन में हम दिख रहा है हमको कि m का स्क्वायर और n का स्क्वायर हो रहा है, या तो योग हो रहा है या अंतर हो रहा है। भाई हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करना है, ऑप्शन से हमें ये पता चल रहा है। एक बार प्लस हो रहा है और बाकी 3 में माइनस है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले माइनस करके देखता हूं, है ना। मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा और इसमें से इसको घटा दूंगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में निकाल दूं। दोस्तों m का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब इसमें से घटाओगे इसको तो कॉट स्क्वायर a से कॉट स्क्वायर a कट जाएगा, क्योंकि जो ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर a से कॉस स्क्वायर a कट जाएगा, बचेगा क्या 2 कॉस a कॉस a, 2 कॉट a कॉस a, तो 4 कॉट ए कॉस ए ये बचेगा, हाँ या ना। एक बात बताओ सभी साथी, ये बात समझ में आ गई कैसे लिख दिया सर ने। अरे दोस्तों इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, फिर इसमें से इसे घटा दिया है, तो आपका यही आएगा घटा के। हर चीज लिखी नहीं जाती है, कुछ चीज समझी भी जाती है ना, कुछ चीज समझी भी जाती है, जरा ध्यान से समझो कैसे करें। यहां पर आपको मैं एक बात बता रहा हूं, एक प्रॉपर्टी होती है मेरे दोस्तों, अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद है, अगर इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो आपको ये प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों को पता होगी, मैं बता देता हूं, बहुत ही कम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता होगी। कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। सभी साथी इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट ध्यान रखिए।
सभी साथी इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए। अब यहां से इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों की जब गुणा होगी तो आप सभी समझ सकते हैं mn की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मेरे दोस्तों इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और इसकी जगह mn लिख सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन ये क्वेश्चन मैं कहूंगा। पता है ये क्वेश्चन अभी 2022 में, ये क्वेश्चन अभी 2022 में रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में है। बताइए, मैं समझता हूँ 99% जो बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं 99% बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, 99%। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आप चीजों को ध्यान से समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सभी साथी बताइए, सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताएं, कितना इस प्रश्न का आंसर हो जाए, जल्दी से बताइए। सभी साथी बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, कमेंट करिए। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताइए। बिल्कुल करना ही पड़ेगा उन्हें भाई, आप क्लास को जब डिस्टर्ब करोगे तो और क्या इलाज है, हम चाहते नहीं है ऐसा हो, लेकिन आप क्लास ही डिस्टर्ब कर रहे हो। आप देख रहे हो सर, पता है यहाँ पर खोखला बेलन, आइए मेरे दोस्तों समझिए बात को। खोखला बेलन, ये खोखला बेलन, इसकी आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाएं। दोस्तों इसका आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं होता है? तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है इसका आयतन, बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। और इसका अगर कट सरफेस एरिया की बात करें, इसका कट सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच, इसका हो जाता है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसका बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर की जगह यहाँ पर आर प्लस आर आ जाता है और एच प्लस आर की जगह आप यहाँ पर ये इसका टोटल। तो जैसे ये फॉर्मूला बेलन के लिए होते हैं, इसी तरीके से खोखले बेलन के भी होते हैं फॉर्मूले। इसकी हेल्प से आप याद रखो, इसकी हेल्प से इन्हें याद कर लो। और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, पूछा क्या है कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। कट सरफेस एरिया खोखले बेलन का 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच और इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस आर और एच, ये तो आप खुद समझदार है। 2 पाई से 2 पाई इससे गया ये एच बटे एच प्लस, क्या आंसर आएगा, अरे क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन आएगा। बताओ इस प्रश्न में कुछ था, ईमानदारी से बताओ इस प्रश्न में कुछ था। और ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन।